दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण टाइम्स न्यूज चैनल। अपनी बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक विनती करनी है, निवेदन करना है, गुजारिश करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। और इसमें जो बेल आइकॉन है, मतलब घंटी की आकृति का जो बटन है, वो उसको दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो जब भी हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे, आपको तत्काल उसकी सूचना मिल जाया करे। हमारी जानकारी में है कि जब भी कोई नया दर्शक हमारा वीडियो देखता है तो फिर उसकी उत्सुकता हमारे चैनल के बारे में बढ़ जाती है और इस दिलचस्पी की वजह से वो ये चाहने लगता है कि हम जब भी वीडियो डालें उसको उसकी सूचना मिल जाया करे। तो अगर आप ये करेंगे तो इसमें आपको इसमें जो है बड़ी मदद मिलेगी, आपको सूचना मिल जाया करे। साथ ही जो कमेंट बॉक्स है उसमें आज की वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना ना भूलें। एक टेलीविजन की एक एंकर है, टेलीविजन मीडिया की रूबिया लियाकत, इन दोनों वो चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, ऐसे विलक्षण प्रधानमंत्री है जिन्हें मीडिया फोबिया है, वो मीडिया का सामना करने से बहुत कतराते। वैसे वो अपने आप को बहुत इस बात का जाहिर करने का प्रयास करते हैं कि वो बहुत ही बेधड़क बोलने वाले हैं, उनको सरस्वती सिद्ध है और उनके जो है उनसे ज्यादा अच्छा भाषण देने वाला, बोलने वाला, काट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन वस्तुस्थिति है कि वो भाषण भी जो देते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर पे उनका जो स्पीच राइटर होता है वो जो लिख देता है, वो उसका जो टाइप किया हुआ आता रहता है, उसको देख के वो तो उसको पढ़ते रहते और वो बोलते रहते। और खुदा ना खास्ता एक दो बार ऐसा भी हुआ कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो प्रधानमंत्री जी का संतुलन, वाक संतुलन गड़बड़ा गया और कुछ का कुछ वो बग गए। विदेशों में थे तो एक बार कह दिया कि हमें तो भारत की 64 अरब जनता ने वोट दिया है, बाद में उनका ध्यान आकर्षित कराया गया कि 64 अरब तो देश की जनसंख्या ही नहीं है, तो आपको इतने ज्यादा लोग जो है कैसे वोट देने के लिए आ गए। इस तरीके की कई हादसे उनके साथ में हो चुके हैं टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने से। बहरहाल वो एक विषय नहीं है, लेकिन ये है कि हर प्रधानमंत्री, राजीव गांधी तो जब प्रधानमंत्री बने थे, जब उन्होंने पहले तो उन्होंने जब उनकी माँ शहीद हो गई तो उसके बाद में उनको बुलाया गया आनंद फानन में और उनके लिए 9 घंटे इंदिरा जी की हत्या का समाचार रोके रखा गया, उनकी मृत्यु की घोषणा को रोके रखा गया। 9 घंटे बाद जब वो अपनी यात्रा से वापस जब मतलब वो लौट आए, उसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे वो जब जो है सोवियत संघ की यात्रा पे थे, वो जब लौट आए उसमें 9 घंटे लगे। तो 9 घंटे तक इस बात को छुपाया जाता रहा कि इंदिरा जी इस दुनिया में नहीं। जब वो आए तब उन्होंने उनको शपथ ग्रहण कराई, तो वो तो एक था कि वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री उनको समझ। लेकिन इसके बाद में आम चुनाव हुए और आम चुनाव में जो वो न भूतो न भविष्य तो बहुमत प्राप्त करके और वो जो जब विधिवत सत्तासीन हुए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट कराया टेलीविजन पे। उसमें प्राइवेट चैनल थे नहीं तो टेलीविजन ही था, तो टेलीविजन को टेलीकास्ट कराया। सब लोग अपने घरों में जो है बड़े कौतूहल के साथ टेलीविजन खोले हुए और वो देख रहे थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। सारे दिग्गज पत्रकार मौजूद थे, वो सवाल कर रहे थे। इंदिरा जी वो राजीव गांधी ने उन दिग्गज पत्रकारों को, राजीव गांधी को कई बार टोकना पड़ा, उनको दिग्गज पत्रकारों को उनके सामने झेपना पड़ा। बजाय राजीव गांधी नौसिखिया इनसे मोदी जी की तुलना में तो उनको उस समय बहुत नौसिखिया कहा जाएगा, लेकिन नौसिखिया होते हुए भी मोदी जी में पता नहीं आत्मविश्वास की कमजोरी क्यों है। लेकिन राजीव गांधी ने तो फटाफट जवाब दिए और उन्होंने उनकी कमियां बताई, दिग्गज पत्रकारों की कमियां पकड़ी और उन्होंने जो बताया तो उससे वो उनको झंप जाना पड़ा। राजीव गांधी ने कहा कि भाई आप लोग इतना गोलमोल, इतना लंबा क्वेश्चन करते केवल 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं सोचता हूं कि आप उसका हाँ या ना में उत्तर निकले, ऐसा पहला सवाल आपसे करें, सवालों में आपके पहनापन हो और 40 मिनट में 60 सवाल कर ले। और आप जिस ढंग से सवाल कर रहे, भूमिका मानते फिर आप सवाल करते, उसमें तो 40 मिनट में 20 सवाल भी नहीं हो पाएंगे। और फिर यह है कि वो जो आप पिन पॉइंट नहीं करते, तो हमें तो बहुत मौका है, हम उसको घुमा फिरा के जवाब देते। तो राजीव गांधी का
ये साहस था, आत्मविश्वास था कि वो उन्हें उन्हें तो शिकायत इस बात की थी कि पत्रकार उतना ज्यादा पिन पॉइंट करके क्यों नहीं पूछ रहे, वो जो है उन पे क्यों दिखा रहे, वो उन पर एक दया भाव क्यों दिखा रहे, उनका इतना अदब क्यों कर रहे। लेकिन जो है मोदी जी ने तो सब जानते हैं कि 10 वर्ष के कार्यकाल में एक भी बार सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अभी वो टेलीविजन से चुनाव के दौरान भी बात भी कर रहे हैं, तो बात करने में ये बात जाहिर हुई जा रही है कि वो जो है स्वतंत्रता नहीं है पत्रकारों को कि वो जो उनका इंटरव्यू लेते हैं वो जो चाहे वो पूछे। वो सवाल उनको पहले से बता दिए जाते, उनके जवाब भी पहले से लिखे होते और वो चीजें बता देते। वरना तो पिछली बार तो उन्होंने बजाय किसी पत्रकार को इंटरव्यू देने की अक्षय कुमार जो फिल्म अभिनेता उनको इंटरव्यू दिया था, उसमें कैसी बातें पूछी गई थी। ऐसा लगता था जैसे हिंदी फिल्म का हीरो हो, वो सब चीजों का मास्टर रहता है, वो तैरना भी जानता है, वो बॉक्सिंग में भी बहुत एक्सपर्ट होता है, वो पहाड़ों से भी कूद भी लेता है, अपने क्लास में सबसे ज्यादा तो सबके क्लास का टॉपर भी होता है, सारे गुण उसके अंदर मौजूद होते हैं। ऐसे ही उस इंटरव्यू में दिखाई दे रहा था, उन्होंने कहा तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, शेर को पकड़ने के लिए कैसे जाते थे, सब योगी जी से वो पूछी जा रही, वो अपने अनुभव बताई जा रही थी कि वो के में कितना विलक्षण था। हालांकि उनकी विलक्षणता की चर्चा जब तक कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बन गए और उसके बाद में गोधरा कांड को लेके जो दंगे हुए और दंगों के दमन के लिए जो उन्होंने उसकी जो तरीके अपनाए, उसकी एक वर्ग है, जो एक बड़ा वर्ग है जो उसको जो है उसकी वजह से मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट मानने लगा, और एक वर्ग है जो उन तौर तरीकों की आलोचना करता है। हम लेकिन उस बहस में नहीं जाना चाहते। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप जो इतने ही विलक्षण थे तो शुरू से ही आपकी चर्चा शुरू हो गई होती जब आप जाते थे। आप अभी तक आपकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र का मामला संदिग्ध बना हुआ है। आपके क्लास में आप बता रहे थे मेरे गांव के पास में तालाब है, मैं वहां तैरने के लिए जाता था, पता चला कि गांव के पास में आपका कोई वो तालाब था ही नहीं। जिस स्टेशन पे आपने बताया कि हमारे पिताजी चाय बेचते थे, वो स्टेशन पता चला कि बहुत बाद में बना है। इस तरह की कई कमियां सामने आई। तो अपने आप को इतना अपने आप महिमा मंडित करने के लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत है, इतना बनावटीपन लाने की क्या जरूरत है, जो और वो भी उस बनावटीपन की पोल खुल जाए। उससे इतनी ऊंची कुर्सी के नेता को प्रमाणिक होना चाहिए। लेकिन मोदी जी की प्रमाणिकता, मोदी जी ने तो अपना इस तरह के हाव भाव से उन्होंने तो अपने आप को अपनी प्रमाणिकता बहुत संदिग्ध कर रखी है। वो जो आरोप लगाते आज वो आरोप इस चुनाव में क्यों दमदार नहीं हो पाए। उन्होंने इतने खतरनाक आरोप लगाए विपक्ष के ऊपर के 2014 और 2019 का टाइम होता तो विपक्ष की धज्जियां उड़ जाती। विपक्ष हो सकता था कांग्रेस पार्टी केवल वास्तव में 40 सीटों पर सिमट के रह जाती, लेकिन आज उनका कोई असर नहीं हो रहा। कोई चर्चा, जो मोदी जी को वोट दे रहे वो भी उनके आरोपों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि बताइए ये क्या करते, ये तो गहने छीन के ले जाएंगे। कोई हमें कहते हुए नहीं मिला मोदी जी ने इतना कर लिया, मंदिर में अलीगढ़ का ताला डलवा देंगे अयोध्या में। कोई हमें कहते हुए नहीं मिला कि नहीं हम तो इसलिए मोदी जी को वोट दे रहे कि कांग्रेस को वोट देंगे तो ये अलीगढ़ ही ताला डलवा देंगे। सबको पता है कि लफाजी हो रही, कुछ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को ऐसा करना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी एक एक बात में दम होना चाहिए। लोग ये माने कि अगर ये प्रधानमंत्री ने ये बात कही, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति ने ये बात कही है, तो ये हो सकता है कि उसको एंगल कुछ और हो, लेकिन वो तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं होगी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा। तो मैं ये रहा था कि अब की बार मोदी ने अपने वो जो चुनिंदा पत्रकार थे उनको जम के इंटरव्यू दी, और उसमें रुबिया लियाकत भी शामिल थी। और रुबिया लियाकत ने, जब हमने बताया रेडीमेड सवाल थे हर पत्रकार के पास में, उन्हीं पत्रकारों को अवसर दिया गया था जो अपनी सीमाएं स्वीकार कर लें कि हाँ वो रेडीमेड जो सवाल है उस सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। तो उसमें उन्होंने एक बेतुका सवाल ये भी पूछा कि अरे आप तो 18 घंटे काम करते हैं और फिर भी आपको थकान नहीं होती, इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लाते। तो ये सवाल तो उनसे हो चुके हैं। उनका जो है उनका दिव्य दर्शन कराने वाले ये सवाल है। वैसे वो कितने 18 घंटे काम होते और छुट्टियां नहीं लेते, ये खुद ही अपने मुंह से वो बताते।
लेकिन जो दिखाई देता है उससे तो मेल नहीं खाती चीजें। वो पता चला कि परमानेंट ये लगता है कि जैसे छुट्टियों पे ही रहती हो। तो अब मतलब और कितना वो काम करती है। जब आप चुनाव सभा में राजनीतिक आपको भाषण देने का ऐसा जुनून सवार रहता कि अधिकांश समय तो या तो विदेश यात्रा पे होते या फिर जो है कहीं ना कहीं भाषण दे रहे होते। सुबह से आप हो जाते जिन चीजों का आपको उद्घाटन नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे कार्यों का उद्घाटन करने के लिए भी आप लालायित रहते, क्योंकि आपको ऐसा शौक चल रहा रहता। तो काम करने का अवसर आपको जो है कम मिल पाता। उतना 18 घंटे काम बहुत आप लगती, जिसको काम असली कहते हैं। आप तो मतलब मौज काटते हैं पूरे दिन और आप मतलब लुत्फ उठाते हैं। हमें तो नहीं लगा कि जिसे मशक्कत असली तौर पे कहते हुए करते हैं। लेकिन हम इस पक्ष में नहीं है। तो ये बातें व्यक्तिगत सवाल यही नहीं जानी चाहिए। और व्यक्तिगत सबकी अपनी अपनी आदतें होती है। और ये कोई बड़े जब वो एक ऊंचे पद पे बैठ जाता तो एक मुद्दा नहीं बनता, ना एक मुद्दा बनना चाहिए। अटल जी तो जरूरत पड़ी तो उन्होंने कह दिया। उन्होंने बजाय छुपाई के बजाय अपनी बातें छुपाने के उन्होंने कह दिया कि मैं तो कुंवारा जरूर हूं लेकिन मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं। अब इसको लेके वो जो है निष्कपट थे तो इसलिए वो ये कह सके, वरना हर एक का किसी का साथ भी हो सकता वरना। लेकिन ये क्या मुद्दा बना जब उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया। तो ये कोई मुद्दा नहीं बना कि ये तो नैतिक व्यक्ति नहीं है। और ये तो जो है कई लोग खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि मेरी महिलाओं के साथ में मेरे संबंध रहे, शारीरिक संबंध भी रहे, और ऐसे आदमी को कैसे नेता बनने दिया जाएगा। अरे अटल जी की तो स्वीकारिता ये जो स्वीकार कर लेते थे अपने बारे में, इससे लोगों के बीच में उनकी स्वीकारिता और बढ़ती थी, उनके प्रति श्रद्धा और बढ़ती ही गई थी। ये कोई सवाल नहीं। नेहरू जी के ऊपर आरोप लगते थे, लोहिया जी जब हमला करते थे कि इनका तो बैरेज से कपड़े धुलने जाते। नेहरू जी की लोकप्रियता उन दिनों तो बढ़ती चली गई थी। वो लोग तो प्रधानमंत्री के पद का नीतिगत तौर पर उसने जो फैसला लिए, उन फैसलों के आधार पर लोग मूल्यांकन करते कि आपकी नीतियां सही है कि नहीं सही, आपने जो फैसले लिए वो सही है या नहीं। और इन्हीं पर जवाब सवाल होने चाहिए। जो फैसले लिए हैं मोदी जी ने या उनकी सरकार ने, अगर वो फैसले अगर एक वर्ग ये मानता है कि नहीं वो फैसले देश के हित में नहीं थे, तो मोदी जी से जब आपको इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है तो उन सवालों पूछ लीजिए कि विपक्ष तो यही कह रहा है कि नहीं आपका मतलब ये जो है ये कार्य करने से देश का ये नुकसान हो गया। उनका एक जवाब आ जाएगा, बात खत्म हो गई। इसी तरीके से उनकी नीतियों के बारे में पूछा जा सकता है। उनका जो है भाषण में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वास्तव में कहीं ताला लगा सकती है क्या कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी जो जिस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, क्या बहुसंख्यक को क्या आत्मघात करना, क्या कोई राजनीतिक पार्टी जो राजनीतिक रूप से सर्वाइव करना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, वो बहुसंख्यक जिस धर्म को मानने वाले मतदाता बहुसंख्या में, क्या वो उनको जो है उनको इस ढंग से चढ़ाने का काम करेगी, उनको एक ढंग से उनको जो है आहत करने का काम करेगी कि उनके पूरे स्थल पर ताला लगवा दी। ये जरूरत है, ये किसी की औकात है, या पहले भी कभी कांग्रेस ऐसा कर पाई है? अरे कांग्रेसी को तो श्रेय है कि उसी ने तो उस जगह विवादित स्थल पर मूर्तियां रखवाई। कांग्रेस के ही जमाने में वो राजीव गांधी के जमाने में राम मंदिर का ताला खुला। तो ये नहीं, कांग्रेस में और 1000 कमियां हैं। उन कमियों को आप मतलब गिना सकते थे और आपके पास में पर्याप्त अच्छाइयां हैं, लेकिन आपका नैतिक व्यवस्था में विश्वास ही नहीं। इसीलिए आप हर काम करते। आपने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना ली थी, तो आपको क्या जरूरत थी कि ये कूड़ा कचरा कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में जिनको आप भ्रष्ट कह चुके, उन नेताओं को अब अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए लालायित रहते और फिर उनके खिलाफ जांचें रुकवाते। तो लोगों की आंखें नहीं फूटी हुई, लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप पता चला कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मसला था, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मसले में आपने सीजीआई के बाहर क्या करवाया? सीजीआई जब आपने नाम दिए जजेज की नियुक्ति में, और उसमें कुछ नाम ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के एक समय में पदाधिकारी भी रह चुके थे, लेकिन उनकी कानूनी वैधता संदेह से परे थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो आपके नाम मंजूर कर लिए और उन पर जो आपत्तियां आई विपक्ष द्वारा उन्हें दरकिरार कर दिया कि रहा होगा कोई किसी राजनीतिक पार्टी का, लेकिन हमें या तो कानूनी वैधता से उसकी मतलब है और वो प्रोफेशनल तरीके से काम करना जानता कि नहीं जानता। अगर आप ये चाहते थे कि हमारी
हमारी पार्टी के प्रति लगाव रखने वाला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हो, तो उसमें सीजीआई अगर बने रहते तो बाधक नहीं बन सकते। वो तो सीजीआई तो केवल ये देखते कि वो जिसको आप बनाने जा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, कलेक्टर रहने के दौरान या एसडीएम रहने के दौरान उसके ऊपर कभी भी ये दाग तो नहीं लिखा कि इसने चुनाव में कोई गड़बड़ी की हो इसलिए वो हटाया गया हो, उसके ऊपर कोई बलात्कार जैसा मुकदमा तो कभी नहीं चला, उसके ऊपर कदाचार को लेके कोई कार्रवाई तो हुई नहीं, निलंबन हुआ कि नहीं हुआ, इसका रिकॉर्ड पाक साफ है कि नहीं। ये तकनीकी बातें केवल देखता है सीजीआई, बाकी सीजीआई को कोई मतलब नहीं। तो आपने सीजीआई को बाहर कराया, इसका मतलब कि आपने खुद ही दे दिया आपकी आलोचना करने वालों के हाथ में, आपने खुद ही एक हथियार दे दिया, खुद ही आपने बता दिया कि आपकी नीयत साफ नहीं है। आप चाहते हैं कि कोई मुख्य चुनाव आयुक्त के माध्यम से या चुनाव आयोग के माध्यम से गड़बड़ी करा सके, इसलिए आप मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो पारदर्शी तरीके से और साफ सुथरे तरीके से नहीं होने देना चाहते। मैसेज तो यही गया, भले ही आपकी भावना न रही हो, लेकिन मैसेज तो आपको यही गया। ऐसे सैकड़ों फैसले हैं जिन फैसलों में कोई जरूरत नहीं है कि आप उन फैसलों में जो कहा जाता है कि नहीं न्याय हो रहा है, केवल ये पर्याप्त नहीं, दिखना भी चाहिए कि न्याय हो, पारदर्शिता है, केवल इतना पर्याप्त नहीं, दिखना भी चाहिए कि पारदर्शिता नहीं हो। तो भले ही आपके काम न्यायपूर्ण हो, भले ही आपके भले ही आप पारदर्शिता का आपके कामों में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाती है, लेकिन आपका जिस तरीके से आप हरधर्मिता उन कामों को अंजाम दिखाते उससे ये लगता नहीं है कि आपके अंदर नैतिकता और न्याय और पारदर्शिता का आपके लिए कोई महत्व है। आपके बारे में आप खुद अपने प्रति गलत धारणाएं उपजाने के आदी है। तो खैर बात ये हो रही थी कि रुबिया लियाकत ने ये जो सवाल पूछे ये सवाल बहुत ही एक तरीके से बड़ी बचकाना किस्म के सवाल थे, और इसको लेके राहुल गांधी ने एक जो है बिना उनका नाम लिए एक जनसभा में टिप्पणी कर दी कि एक एंकर है, वो एक चमची जो एंकर थी मोदी जी की, वो ऐसे सवाल कर रही थी, ये बचकाने सवाल कर रही थी। तो रुबिया लियाकत को बहुत बुरा लगा, फिर उन्होंने, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया तो रुबिया लियाकत को जवाब देने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, तो आपने बता दिया कि नहीं मेरे लिए कहा गया, तो आपने एक लंबा ट्वीट लिखा और वो ट्वीट लिख के आपने और अपने आप को रुबिया ने फंसा लिया, क्योंकि उसके बाद में वो जो है फिर अन्य लोगों ने उस ट्वीट के जवाब लिखे, आम जो वो थे आम लोग थे, उन्होंने बहुत जो है आक्षेप लगाए, बड़ा उनका मजाक उड़ाया, बड़ी उनकी निंदा की। तो ये मतलब ये सारा का सारा ये हो गया। तो रुबिया लियाकत के मामले से ये एक नया मोड़, ये चुनाव में ये भी एक मोड़ है जिस मोड़ की मतलब ये जो है एक चर्चा जिस मोड़ की भी की चर्चा आज पर्याप्त हो रही। चुनाव में तमाम सारी जो चुनावी चर्चाओं में तमाम प्रसंग जुड़े हैं, उसमें एक पहलू ये भी जुड़ा है। बहरहाल हम इस पहलू पे नहीं, हम जो यहाँ चैनल चलाते हैं, हम वो नीतिगत बातों को लेके मतलब वो चैनल चलाते हैं। हमने रुबिया लियाकत का नाम हमें स्मरण में इसलिए आया क्योंकि उनके सवालों के जवाब में ही मोदी जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, मुझे तो जब तक मेरी माँ की जिंदा थी तब तक मैं नहीं देख पाया था, लेकिन अब तो मैं ये मानता हूँ कि मैं अवतारी जो है पुरुष हूँ। ये कहने की आपको क्या जरूरत पड़ी। और दूसरे लोग कहें आपके न रहने के बाद में, जब आप दुनिया में न रहे, तो लोग ये कहें कि नहीं वो तो एक ऐसे व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी के बारे में कहते कि लगता नहीं है कि वो एक इंसान थे, वो तो ये लगता है कि वो तो किसी भगवान के ही कहीं ना कहीं से कोई न कोई अवतार थे जो उन्होंने इतने विलक्षण किए। तब तो एक बात है, लेकिन आप अपने समय में अपने मुंह से ही अपने आप को अवतार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। अजीब मजाक, बड़ा भोडापन है इसमें, तो बहुत ज्यादा भोडापन जा रहा है। लेकिन आपने ऐसा क्या क्यों आपने ऐसा किया? ऐसा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से आई? क्या आप बुद्धिमान हैं? अगर आप बुद्धिमान नहीं होते तो मैं भी चाहता हूँ मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। मैं प्रधानमंत्री के चपरासी के स्तर पे भी नहीं पहुंच सकता, और आप भी एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हुए
और आपने कितने मगरमच्छों को, कितने राजनीतिक मगरमच्छों को, कितने राजनीतिक डैगनों को परास्त करके और आप इस कुर्सी पे पहुंचे। और आज भी आपके प्रतिद्वंदी कितने कितने शक्तिशाली, लेकिन वो आपके सामने पानी मांग रहे। भले ही चुनाव परिणाम कुछ भी हो जाए, लेकिन पानी तो वो मांग रहे। मोदी के नाम का खौफ तो है ही। मोदी का एक ऊंचाई तक तो मोदी पहुंच ही गए हैं। वो ऊंचाई वो आसान नहीं है। वो अगर चुनाव भी हार भी जाते तो भी वो ऊंचाई एक मानक रहेगी, और वो मानक बताता रहेगा कि अगर एक साधारण आदमी के अंदर अगर इस जंग की अगर काबिलियत हो, उस साधारण पृष्ठभूमि से आई व्यक्ति के अंदर असाधारणता होती है, तभी वो उस ऊंचाई को तय कर पाता जो मोदी जी ने अभी तक तय की। तो बहरहाल ये, लेकिन हमने जो इसका आशय समझा कि मोदी जी सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं। तो संविधान बदलने की बात शुरू हुई, और संविधान बदलने में भी कोई दिक्कत नहीं। कल को हो सकता है कि आज मैं विरोध कर रहा हूं, कल तो मैं ही इस बात का समर्थक बन जाऊं कि ये संसदीय प्रणाली जो अभी हम शासन की अपनाए हुए, इसमें प्रधानमंत्री सर्वोच्च कार्यकारी पद रहता है, और वो उसके ब्लैकमेल होने की बड़ी गुंजाइश रहती। जब उसका पर्याप्त बहुमत नहीं होता तो उसे सांसदों के सामने कई बातों को लेकर झुकना पड़ता है, और उनके लिए उसे कई गलत परंपराएं शुरू करनी पड़ती। जैसे नरसिंहा राव ने सांसद का काम है केवल विधायी कार्य करना, विधायी कार्य तक उसकी भूमिका सीमित है, लेकिन सांसद निधि की उन्होंने व्यवस्था कराई कि कुछ कमाई भी कर ले। ये कार्यकारी काम था, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनकी सरकार अल्पमत की थी तो उन्हें सांसदों को अपनी तरफ आकर्षित रखना था, तो उन्होंने एक काम उस समय पे ये किया। इस जंग के कई काम किए गए जो जिनकी संवैधानिक वैधता भी संदिग्ध उस जंग की काम किए गए। तो अगर एक बार अटल जी के समय पे भी भारतीय जनता पार्टी की इच्छा हुई थी कि हम इस प्रणाली को बदल के राष्ट्रपति प्रमुख प्रणाली अमेरिका की तरह अपनाएं, मोदी जी के समय पे भी इच्छा रही, तो इसमें कुछ नहीं है। मैं फिर इस बात को दोहरा देना चाहता हूँ कि इस बात पर अगर विचार अगर आप करना चाहते तो इस विचार करने में इसको एकदम सिरे से नकारा नहीं जा सकता। बहुत से लोग आपके पक्षधर बन सकते हैं। हम जैसे लोग जो अभी संविधान का विरोध कर रहे, हो सकता है कि अगर आप उसके लिए और ज्यादा दलीलें सामने रखें तो हम भी आपके पक्षधर बन। लेकिन जो एक मुख्य बात है, जो कहना चाहा विपक्ष ने कि संविधान बदलना मतलब संविधान की तक कौन से मूल तत्व है जिनको आप बदलना चाहते हो, उससे हमारा आशय है, और आपने भी वो आशय पकड़ा। वो है सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों की धार्मिक अधिकारों का संरक्षण। इस जंग की एक जो बात है, तो जो सामाजिक न्याय के तहत ही जो गलत समाज व्यवस्था के कारण से, मानवता विरोधी सामाजिक व्यवस्था के कारण से जो लोग पद से, संपत्ति से और तमाम सारे अधिकारों से वंचित रखे गए, उनको विशेष अवसर देकर बराबरी पर लाया जाए। ये जो इसके तहत जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है, उसको पलटने का एक अभिप्राय आपका है, और आपने अपने कार्यों में दिखाया भी है कि आप धीरे धीरे पिछले 10 वर्षों में उस ओर आपने बढ़ने की कोशिश की। तभी आप लेटरल एंट्री का प्रस्ताव लेकर आए, तभी आपने जो है तमाम सारे उसमें फरेब किया, तमाम निश्चित में आपकी राज्य सरकारों ने फरेब किया। कई पिछड़ों का कोटा, बिना पिछड़ों की कोटा का ख्याल किए हुए आपने भर्तियां कर ली, और आप ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जहां तक संभव हो आप जो है सरकारी विभागों से तमाम सारे काम करना बंद कर दें और निजी ठेकेदारों को सौंप दें वो काम, और वो निजी ठेकेदार जो है जो नौकरियां दें उसमें उनके ऊपर कोई आरक्षण की बंदिश वैसी नहीं रहेगी। अगर आपकी नीयत साफ थी, आप बहुत डिंग के कह रहे, बहुत छाती फाड़ रहे, बहुत सीना ठोंक के कह रहे कि नहीं मेरे जिंदा रहते हुए आरक्षण खत्म नहीं हो पाएगा, तो तब तो फिर भले आदमी, आपको तो ये था मायावती की सरकार ने जो काम किया था वो आपको करना चाहिए था। ये प्रस्ताव पहले ही से था कि आपको निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करना चाहिए था, आपको ठेकों में भी आरक्षण लागू करना चाहिए था। और राहुल गांधी ने एक नया मसला जोड़ दिया था कि जातिगत जनगणना कराई जाए, क्योंकि पिछड़ों की आबादी लगता कि पहले से बढ़ गई। वैसे भी पिछड़ों की आबादी 52% थी और आरक्षण केवल 27% दिया गया था। पिछड़ों की जो है, अब पिछड़ों और दलितों की आप जातिगत जनगणना कराएं तो पता चलेगा कि आबादी और बढ़ गई, तो उस आबादी की हैसियत से आपको आरक्षण का दायरा बढ़ाना पड़ेगा।
तो आपको शायद इसको स्वीकार कर लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि कांग्रेस आज ये बात उठा रही है इसलिए क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस ने ये काम अपने रहते क्यों नहीं किया, तो कांग्रेस डिफेंसिव होती रही। लेकिन आप उस बात का आप चालाकी दिखा रहे, आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे कि उस बारे में आपका मत क्या मंतव्य क्या है कि आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाना चाहिए कि जाना चाहिए। जातिगत जनगणना, अमित शाह साहब कहते कि नहीं हम जातिगत जनगणना के विरोधी नहीं, तो फिर जातिगत जनगणना को क्या कहिए चुनाव खत्म हो जाएंगे, हम अपनी बार जो जनगणना कराएंगे वो जातिगत आधार पर कराएंगे। तो वो जो है वो मतलब वो आप नहीं करना चाहते, तो आपके मन में कुछ ना कुछ तो खोट है कि सामाजिक न्याय को लेके आप सामाजिक न्याय को ठीक नहीं समझते, क्योंकि आप उन चीजों के वशीभूत है, हमारी उन धार्मिक धारणाओं की वशीभूत है जो हमारे जो सनातन धर्म का मूल नहीं है। ऋग्वेद में तो जाति व्यवस्था है ही नहीं, तो जातिगत ऊंच नीच भेदभाव का वहां कोई महत्व ही नहीं है। वहां वर्ग जरूर बन गए, तो वर्ग में भी जो आज का डिफरेंट समाज है, आज जिन धार्मिक मान्यताओं को हम जो है जिनका चोला ओढ़े हुए हैं उनसे और ऋग्वेद की मान्यता में बहुत अंतर है। ऋग्वेद में तो श्रमिक वर्ग का बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सम्मान श्रमिक वर्ग का ही है। उन्हें तो जो कारीगर है उन्हें तो देवता का दर्जा प्राप्त है, और जो बुद्धिजीवी है और वो ऋषि उनके बराबर के का दर्जा नहीं रखते, उन्हीं को दर्जा प्राप्त है। और जो देवताओं का जो राजा है उसके माध्यम से उन्होंने कहलवाया है कि जो आलसी और अकर्मण्य लोग हैं हमारी प्रजा में उनकी निंदा की जानी चाहिए। तो आलसी और अकर्मण्य कौन है? वो तो बुद्धिजीवियों के लिए सारा रहा। तो अब जब स्रोत वो है हमारे धर्म की गंगोत्री है वेद, और उस वेद में भी आदिवेद ऋग्वेद बुक उसको कह रहा, तो फिर ये व्यवस्थाएं बीच में कैसे आ गई कि नहीं ये पद का अधिकारी नहीं हो सकते जात के आधार पर, ये नहीं हो सकते। और जो राजा है वो किसके प्रति जवाबदेह रहेगा? वो गंगा के प्रति रहेगा, गीता के प्रति रहेगा, ठीक है, गंगा के प्रति गंगा के प्रति, गाय के प्रति और सवर्णों के प्रति रहेगा। अरे सवर्णों के प्रति क्यों रहेगा? हम हिंदू धर्म, ये सारी चीजें बात की जोड़ी हुई। हिंदू धर्म तो ये सनातन धर्म तो तब भी ये कहता कि वो जवाबदेही उसकी है, वो जो है तीन की सेवा का, तीन की रक्षा का व्रत है उसके ऊपर, उसे लेना पड़ता है राजा को या शासक को। वो गंगा भी है, उसमें गाय भी है, और साथ साथ में तीसरा है दीन दुखियारी जनता, वंचित जनता, वंचित लोग, दीन दुखियारे लोग, पीड़ित लोग, न कि सवर्ण। उसमें कोई जाति विशेष नहीं जुड़ जाए। और जब आप उसको जोड़ते हैं तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि हम तो जवाबदेह केवल सवर्णों के प्रति है, क्योंकि यही तो हमारा धर्म है और हम उसी धर्म को स्थापना आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। जो अवतारी पुरुष, क्योंकि आपने ये पता नहीं किसने चलन चलाया, वो कहते उन्होंने भगवान ने जो अवतार लिया था वो तीन चीजों की रक्षा के लिए लिया। तीसरे कौन है? तीसरा आम लोगों से भगवान को कोई मतलब नहीं था, सताए हुए दीन दुखियों से मतलब नहीं था, जो गरीब थे, जो खाना नहीं खा पा रहे थे, उनका भगवान से कोई लेना नहीं था। भगवान तो केवल सवर्णों तक के हितों तक सीमित थे। तो आज भी आप कहना चाहते कि हमारे सरकार तो हम उसी धार्मिक व्यवस्था को, जो सनातन धर्म की मूल व्यवस्था नहीं है, हम उस जो बाद में जो किसी तरह से प्रक्षिप्त हो गई, जो एक तरह से कुरीति है, और इस कुरीति का एक निवारण किया जाना चाहिए। आपको वंचितों और दीन दुखियों के प्रति ही जवाबदेह रहना पड़े। इसीलिए जनसंघ के संस्थापक, जो जनसंघ मात्र संस्था भारतीय जनता पार्टी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित होते हुए भी, ब्राह्मण होते हुए भी, उन्होंने अपने आप को नहीं कहा कि मैं अवतारी हूं, क्योंकि अवतारी कह देते तो फिर गलत धारणा हो जाती, फिर तो उनके सरोकार सीमित हो जाते। गंगा, गाय और फिर जो है केवल सवर्ण, फिर तो उनके सरोकार, फिर तो उनका आम जनता से अपने मतलब आम जनता के प्रति जिम्मेदारियों से अपने को मुक्त कर लेते। लेकिन ये गलती उन्होंने नहीं की। मोदी जी के दिमाग में अवतारी साबित करने का ख्याल इसलिए आया कि अवतार, हमारे अवतारवाद से वो एक धारणा गलत तरीके से जुड़ गई, जबकि ऐसा नहीं। हमारे जितने भी अवतार हैं वो दीन दुखियों की रक्षा के लिए ही हुए हैं। भगवान कृष्ण का ही अवतार देख लीजिए, उन्होंने गोपिकाओं का, ग्वालों का उद्धार किया, तो वो क्या कोई सवर्ण से क्या है? उन्होंने स्त्रियों का उद्धार किया, द्रौपदी का चीरण करके। उसका व्यापक बहुत, उसका फलक बहुत व्यापक है। हमारे उनका
अवतारों का। राम भी हैं, राम ने भी मान लीजिए अहिल्या तो ऋषि की पत्नी थी, तो ब्राह्मणी हुई मान लीजिए, लेकिन शबरी। और वो जो वहां जनजातियों के का उन्होंने जो उद्धार किया, उनको हनुमान जी को अपने जब उन्होंने जब वो सम्राट बन गए तो उन्होंने हनुमान जी के अपने मंत्रिमंडल में सर्वोच्च सेनापति बनाया अपने आप। तो किसके प्रति उन्होंने जवाबदेही की, किसके प्रति अपनी जवाबदेही साबित की? व्यापक समाज के प्रति, दीन दुखियों के प्रति। आज भी वही बात है कि जो वंचित कौन है, वंचित आज भी पिछड़े और वो है, पिछड़े और जो है दलित है। तो और वो वंचित इसलिए नहीं है कि ईश्वरीय प्रकोप है उन पर कोई, उनके पिछले जन्म में कर्म खराब थे, इसलिए नहीं है। ये हमारी गलत सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है, इसलिए ऐसी उस समाज व्यवस्था को हम ही को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां हमने की, तो हमें सुधारना पड़ेगा। तो जो आरक्षण के लिए जो प्रतिबद्धता है, उसको नकारने का के तरीके के रूप में वो अपने आप को वो जो लाए है, अपने आप को अवतार के रूप में प्रस्तुत करने की जो उन्होंने वो हथकंडा जो अपनाया है, जो उसके पीछे यही है कि वो उस प्रतिबद्धता को नकारना चाहते हैं। ये इस प्रतिबद्धता को नकारना चुनाव में उन्हें बहुत महंगा पड़ा है। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने अब जो तब 2 चरण में बाकी रह गए तब उन्होंने इस बात को 3 चरण बाकी रह गए थे, तब उन्होंने ये बात को कहा। अगर वो पहले कह दिया होते तो फिर जब इसकी पोस्टमार्टम होती और इसका ये मर्म सामने आता, तो जो कुछ उनको मिल भी गया तो दलित वोट और पिछड़ों, उनसे भी हाथ धोना पड़ता। इसलिए सामाजिक मामलों में और आर्थिक मामलों में वो अपना जो है अपनी सोच को सुधारें। मोदी जी में मतलब बहुत क्षमताएं हैं। उनका जो है वो एक बहुत अच्छे नेता है, स्टेट्समैन है, और तो इसलिए वो सत्ता में रहे या न रहे, देश के लिए मतलब बहुत उपयोगी हो सकते हो। तीसरी बार भी अगर वो सत्ता में आते हैं तो हम उन्हें एक अनर्थकारी के रूप में नहीं देखते, बशर्ते उनकी सोच में जंग का सुधार हो। हमारा हर वीडियो उनके लिए इसी सुधार की नसीहत प्रेरणा तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो उनके सामने बहुत तुच्छ हैं। लेकिन हम जो है ये एक नसीहत देने का काम के लिए हम इस वीडियो को बराबर चला रहे। और हम समझते हैं कि जैसे कि हर एक विराट व्यक्तित्व में, हर एक महान व्यक्तित्व में जो ये गुण होता है कि वो अपने एक छोटे से छोटे व्यक्ति की भी की नसीहत पर भी गौर करता है, उसमें अगर ग्रहण करने लगता है तो मतलब तो वो जो है वो उसको स्वीकार करने में मतलब कोई या उसको वो हेटी महसूस नहीं होती। जैसे भगवान राम ने वो तो वेश बदल के निकले थे और वो कपड़े धोने वाले ने कोई बात कही थी उसी की, लेकिन उसको उन्होंने इतनी गंभीरता से संज्ञान में लिया। तो मोदी जी भगवान को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो उनके सामने भगवान के रूप में रामचंद्र जी का आदर्श है, उनके सामने कृष्ण जी का आदर्श। उस आदर्श उन्हीं आदर्शों का निर्वाह करते हुए हम जैसे छोटे लोगों को, हम जैसे तुच्छ लोगों की नसीहतों पर भी अगर वो गौर फरमाएंगे तो देश हमारे ऊपर और देश के ऊपर और समाज के ऊपर उनकी एक बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।